गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। मैं मुरली मीणा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एस्पिरेंट्स में हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमने राजस्थान की एक सीरीज शुरू कर रखी है जिसके अंदर हम इससे पूर्व की कक्षा में 1857 की क्रांति को काफी विस्तार में पढ़ चुके हैं। उसी स्पेशल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान में किसान आंदोलन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। किसान आंदोलन को शुरू करने जा रहे हैं अब हम। तो जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि कोई सा भी जो आंदोलन होता है उसकी शुरुआत के पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं, उसकी बहुत बहुत लंबी चौड़ी पृष्ठभूमि होती है और उसी के बाद में उसको धरातल पर उतारा जाता है। तो अब हम किसान आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं। अब किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि के बारे में जानने से पहले अपन ये देखते हैं कि आखिरकार ये किसान आंदोलन हुए क्यों थे। तो जैसे कि राजस्थान में सभी किसान आंदोलन जो जितने भी हुए वो मुख्य रूप से हुए थे लाग बाग कर की वजह से और समय समय पर बिना इच्छा के दिए जाने वाले उपहार जो होते थे उनकी वजह से, तथा एक बेगार कर लिया जाता था उससे पहले। बेगार का मतलब होता है वह कार्य जिसके बदले व्यक्ति को मेहनताना यानी कि नकद पैसा नहीं दिया जाता है, प्राप्त नहीं होता है। जो मेहनत होती है वो शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की हो सकती है। यानी कि बेगार जो होती है वो शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की हो सकती है। इसके विरुद्ध ये आंदोलन शुरू हुए थे। तो अपन को ध्यान रखना है, एक तो लाग बाग, मेन रूप से तो लाग बाग हो गया, दूसरा उपहार हो गया और तीसरा होगा बेगार। इन तीन मुख्य वजहों की वजह से ये आंदोलन हुए थे। अब देखते हैं कि और क्या चीजें यहाँ पर ली जाती थी। एक थी लाटा और पूता प्रणाली। अब इसका संबंध किससे होता है? तो उपज पर कर अंकन की एक पद्धति इसको कहा जाता है। सीधे सीधे प्रश्न पूछा जा सकता है कि लाटा और पूता का संबंध क्या था, किससे है? तो उपज पर कर अंकन करने का कार्य इस पद्धति के माध्यम से किया जाता था। यानी कि उपज का निर्धारण करने की एक पद्धति थी, कर निर्धारण की उपज की। अब अगली है चीकली ताम्रपत्र। ये प्रश्न पूछे जाने की सर्वाधिक संभावना है। चीकली ताम्रपत्र 1483। किसानों से वसूल किए जाने वाली विभिन्न प्रकार की लागबागों का उल्लेख इस ताम्रपत्र के अंतर्गत मिलता है। तो अपन से प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किसानों से वसूल की जाने वाली विभिन्न प्रकार की लागबाग का उल्लेख कौन से ताम्रपत्र में मिलता है? तो वो है चीखली ताम्रपत्र 1483। अगला करता छटूंद। तो ये छटूंद क्या होता है? जागीरदारों द्वारा वसूल किया जाने वाला जो है कर था, ये जागीरदारों द्वारा वसूल किया जाने वाला एक कर था छटूंद। अगला है खड़लाखड़। खड़लाखड़ क्या होता था? तो लकड़ी पर लाग बाग लगाया जाता था, उसको खड़लाखड़ नाम से जाना जाता था। एक होता है उद्रंग। उद्रंग का मतलब होता है भूमिकर। उद्रंग का शाब्दिक अर्थ होता है भूमिकर। सीधे सीधे अपन को वर्ड्स पर आधारित क्वेश्चन पूछ सकते हैं परीक्षा में। एक होती है साध प्रथा। तो भूमि बंदोबस्त की इस प्रथा का संबंध मेवाड़ राज्य से माना जाता है। तो साध प्रथा का संबंध किस राज्य से है? तो वो है मेवाड़ राज्य। ये अपन को ध्यान रखना है। एक होता है अड़सट्टा। जयपुर राज्य का भूमि संबंधी जो रिकॉर्ड होता है उसको अड़सट्टा नाम दिया गया है। जयपुर राज्य का भूमि संबंधी रिकॉर्ड किस नाम से जाना जाता है? अड़सट्टा। महकमा बकायत, ये एक नवीन पद शुरू किया गया था, महकमा बकायत। अभी क्या काम करता था? राज्य के प्रत्येक राजस्थान के प्रत्येक राज्य में महकमा बकायत होता था जो अच्छी फसल के समय में शेष राजस्व वसूल करने का कार्य करता था। महकमा बकायत का कार्य होता था कि जब भी अच्छी फसल होगी उस समय जो शेष राजस्व बकाया होगा उसको वसूली का कार्य ये करता था। एक होती इजारा पद्धति। ये राजस्व की ठेका प्रणाली मानी जाती है। इजारा पद्धति जो है उसको राजस्व की ठेका प्रणाली अपन कह सकते हैं। अब देखते हैं भूमि के प्रकार जो मेवाड़ के अंदर उस समय प्रचलित थे। मेवाड़ की भूमि के प्रकार, इसमें नंबर एक था खालसा भूमि। खालसा भूमि का मतलब होता है राज्य राजा की नियंत्रण वाली भूमि। खालसा भूमि नाम दिया गया है राजा की नियंत्रण वाली भूमि को। जबकि जागीरी जो भूमि होती है वो जागीरदार या ठिकानेदार का पैतृक नियंत्रण इस पर होता था। जागीरी भूमि पर जागीरदार और ठिकानेदार का। एक होती है भूमि भूमि। भूमियों को उनकी चौकीदारी की सेवा और मार्ग सुरक्षा के लिए प्रदान की जाती थी। एक तो चौकीदारी की सेवा और एक मार्ग सुरक्षा के लिए
प्रदान की जाती है। एक होती थी चरणोती भूमि, राघवों में इसको कहा जाता था, और इस पर ग्राम पंचायत का नियंत्रण होता था। ये मेवाड़ के अंदर की जो ये है उनके नाम अपन देख सकते हैं। अगला देखते हैं, चीखली ताम्रपत्र जो 1483 में मिला था, उसके अनुसार भूमि के कितने प्रकार माने गए। तो उनमें माना गया एक तो डीमरू। डीमरू का मतलब होता है कुएं के पास वाली भूमि। डीमरू तो किसको बोलते हैं, कुएं के पास वाली भूमि। गोरमो, गोरमो का मतलब होता है गांव के पास वाली भूमि। गलतहांस, पानी से भरी हुई भूमि। स्थल, ऊंची भूमि को बोला जाता है। वास्तु, निवास करने योग्य भूमि को कहा जाता है। और पीवल, सिंचाई युक्त भूमि को कहा जाता है। तो इस प्रकार चीखली ताम्रपत्र से 6 प्रकार की भूमि का उल्लेख हमें मुख्य रूप से मिलता है। तो इनके शाब्दिक अर्थ अपन को ध्यान में रखना है कि डीमरू का मतलब क्या होता है, कुएं के पास वाली भूमि। गोरमो, गांव के पास वाली भूमि। गलतहांस यानी कि पानी से भरी हुई भूमि। स्थल, ऊंची भूमि। वास्तु, निवास करने योग्य भूमि। और पीवल, सिंचाई युक्त भूमि होती है। अब कर के प्रकार देखते हैं जो उस समय प्रचलित थे। एक कर होता था हिरण्य। हिरण्य का मतलब होता है नखद भूमि कर जो होता है, उसको हिरण्य के नाम से जाना जाता था। एक होता था मेय। मेय का मतलब होता है अनाज के रूप में भूमि कर जो लिया जाता था, उसको मेय कहा जाता था। एक होता था दान। दान का मतलब होता है चुंगी कर। मंडपिका, इसको भी चुंगी कर कहा जाता है। दान और मंडपिका चुंगी कर माने जाते हैं। पंचकुला, इसको होता है अर्ध सामाजिक और राजनीतिक संस्था, ये माना जाता था। पंचकुल अर्ध सामाजिक और राजनीतिक संस्था मानी जाती थी पंचकुल। तो इस शब्द को सीधे सीधे अपन से पूछा जा सकता है, पंचकुल क्या होता है। तो अर्ध सामाजिक और राजनीतिक संस्था मानी गई थी। अब आते हैं अपन किसान आंदोलनों के ऊपर। और हमारा पहला जो किसान आंदोलन है, जो राजस्थान का सबसे चर्चित ऐतिहासिक आंदोलन माना जाता है, वो है बिजोलिया किसान आंदोलन। इसका समय माना जाता है 1897 से 1941, यानी कि 44 साल चला था ये आंदोलन। 44 ईयर्स। अब मेवाड़ रियासत उस समय जो थी, जिस समय आंदोलन चला था, उस समय ये अश्रेणी का ठिकाना माना जाता था। मेवाड़ रियासत का अश्रेणी का ठिकाना था बिजोलिया। ये बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा के अंदर स्थित है, अपन को ध्यान रखना। अब भारत का प्रथम संगठित और अहिंसात्मक तथा सर्वाधिक लंबे समय तक 44 साल तक चलने वाला है आंदोलन। सबसे संगठित आंदोलन पूछे तब भी बिजोलिया, अहिंसात्मक आंदोलन पूछे तब भी बिजोलिया, और सबसे लंबा आंदोलन पूछे तो भी बिजोलिया आंदोलन। और यह आंदोलन 3 चरणों में राजस्थान में संपन्न हुआ है। अब बिजोलिया के बारे में खास बात यह थी कि यहाँ पर धाकड़ समाज का बाहुल्य था, जो लगभग कुल जनसंख्या का 60% यहाँ पर निवास करते थे। मुख्य रूप से भीलवाड़ा और चित्तौड़ के अंदर उस समय धाकड़ निवास करते थे। धाकड़ अपनी मेहनत के लिए जाने जाते हैं। सबसे ज्यादा मेहनती जो जाति मानी गई है वो धाकड़ी मानी गई है। ये कृषि कार्य में बहुत मेहनत करते हैं। अब देखते हैं बिजोलिया ठिकाना जो है, इसके संस्थापक कौन थे। तो उनका नाम था अशोक परमार। ये वही अशोक परमार है जिन्होंने 1527 में खानवा के युद्ध में भाग लिया था, और राणा सांगा की ओर से इन्होंने युद्ध में शामिल हुआ था। तो राणा सांगा ने इनके लिए ऊपर माल की जागीर दान में दी थी। खानवा युद्ध में इन्होंने राणा सांगा का साथ दिया, इस वजह से इनको ऊपर माल की जागीर दान में दी गई थी। इस ऊपर माल की जागीर का जो मुख्यालय माना जाता है वो बिजोलिया माना जाता है, और अगर रियासत पूछ लिया जाए तो वो मेवाड़ मानी जाती है। अब बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक की अगर अपन बात करें, तो इसके जनक थे साधु सीताराम दास। इन्होंने शुरुआत की थी। और भारत में किसान आंदोलन के जनक की अगर अपन बात करें, तो वो थे विजय सिंह पथिक, किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं। अब देखते हैं 1894 में यहाँ पर एक जो ठिकानेदार थे, शासक जिनको मानते हैं, राव कृष्ण गोविंद सिंह, इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में राव कृष्ण सिंह यहाँ के शासक बनते हैं। और इन कृष्ण सिंह के समय 84 प्रकार के लाग बाग यहाँ से वसूल किए जाते थे ऑलरेडी। और फिर इन्होंने एक नया कर लगाया जिसका नाम था चौरी कर। ये पुत्री के विवाह पर वसूल किया जाता था। इसके रूप में 5 रुपए या 13 रुपए नकद रूप में वसूल किए जाते थे। दोनों ऑप्शन मिल सकते हैं आप। किसी बुक में 5 रुपए मिलता है तो किसी बुक में 13 रुपए मिलता है। और ये दोनों ऑथेंटिक किताबों के अंदर मिलते हैं, इसलिए वहां पर अपन को ऑप्शन देकर तय करना है कि कितने रुपए चोरी करके रूप में वसूल किए जाते थे। 1903 में नकद रूप में ठिकानेदार को देने होते थे। 1903 में ये शुरू किया गया था चौरी कर। अब ऐसा हुआ तो पुत्रियों का विवाह पर ये जो लिया जाने लगा, तो किसान इससे नाराज हो गए। तो 1897 में गिरधरपुरा गांव था, उसमें गंगाराम धाकड़ की मृत्यु हो जाती है।
तो गंगाराम धाकड़ की मृत्यु पर जो मौसर के अवसर पर व्यक्ति पहुंचते हैं, तो साधु सीताराम दास के कहने पर दो व्यक्ति, ठाकरी पटेल और नानक जी पटेल, ये दोनों कृष्ण सिंह की शिकायत करने के लिए महाराणा फतेह सिंह के पास पहुंच जाते हैं। कृष्ण सिंह की शिकायत करने के लिए कि इन्होंने हमारे ऊपर इस प्रकार का कर लगा रखे, वो पहले से ही बहुत ज्यादा है, फिर इन्होंने नया कर हमारे ऊपर लगा दिया। तो नानक जी पटेल और ठाकरे पटेल ये दोनों पहुंचते हैं कृष्ण सिंह की शिकायत लेकर फतेह सिंह के पास। तो फतेह सिंह इसकी जांच करने के लिए हामिद हुसैन को एक जांच अधिकारी बना देते हैं। तो अपन को ये भी ध्यान रखना है कि इसका जांच अधिकारी किसको बनाया गया था, तो हामिद हुसैन उसके जांच अधिकारी बनाए जाते हैं। अब ये कर जब जल्दी से खत्म नहीं किया गया, तो इन्होंने किसानों ने 2 वर्ष तक लड़कियों की विवाह करना बंद कर दिया और खेती को भी इन्होंने पड़ छोड़ दिया, यानी कि खेती करने का कार्य भी इन्होंने बंद कर दिया। तो फिर तंग आ गया कृष्ण सिंह। तो 1904 में कृष्ण सिंह ने चमरी कर को हटा दिया और लगान जो उपज थी उसको आधे के स्थान पर 2/5 कर दिया। जो लगान जो लिया जाता था उसको 50% के स्थान पर 2/5 इन्होंने कर दिया और चमरी करों को भी हटा दिया। 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है और ये निसंतान ही स्वर्ग सिधार जाते हैं। अब कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद में पृथ्वी सिंह यहाँ के नए जागीरदार बनते हैं। तो नए जागीरदार ने पृथ्वी सिंह ने मेवाड़ में तलवार बंधाई, एक नया कर शुरू किया। इसमें नए जागीरदारों से कर वसूलने का कार्य शुरू किया गया और इसका सारा भार, जो तलवार बंधाई का सारा भार था, वो जनता के ऊपर इसने डाल दिया। पहले एक चौरी कर खत्म किया था कृष्ण सिंह के समय और इसने नया कर चालू कर दिया, तलवार बंधाई, और इसका भार जनता के ऊपर डाल दिया। तो राजस्थान में अगर चमरी ये तलवार जो बंधाई है, इसके संबंध में अगर प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है कि राजस्थान में एकमात्र रियासत जहां पर उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था, तो उस रियासत का नाम था जैसलमेर। ये फैक्ट है, तो ध्यान में रखना। ये तलवार बंधाई जो है एक तरीके से उत्तराधिकार शुल्क अपन इसको मान सकते हैं। अब आगे देखते हैं। 1916 में किसान पंच बोर्ड का गठन किया गया था और उसके अध्यक्ष साधु सीताराम दास को बनाया गया था। ये पहला चरण था इसका। अब दूसरे चरण की तरफ बढ़ते हैं अपन। दूसरे चरण में विजय सिंह पथिक ने नेतृत्व प्रदान किया। विजय सिंह पथिक का मूल नाम अगर पूछा जाए तो भूप सिंह था, भूप सिंह गुर्जर। इन्होंने बुलंदशहर, बुलंदशहर नहीं है, बुलंदशहर के अंदर इनका जन्म हुआ था। बुलंदशहर जो यूपी में है, वहां पर गुठावली गांव के अंदर इनका जन्म स्थान माना जाता है। 1916 के अंदर ये इस आंदोलन से जुड़े थे और इन्होंने विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया था और इसी विद्या प्रचारिणी सभा से माणिक्यलाल वर्मा भी जुड़ गए थे। विद्या प्रचारिणी सभा का संबंध किससे माना जाता है? विजय सिंह पथिक से माना जाता है। इस माणिक्यलाल वर्मा ने पंछेड़ा गीत जन जागरूकता के लिए गाया था। ऊपर माल के किसानों ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी। विजय सिंह पथिक के लिए ऊपर माल के किसानों ने महात्मा की उपाधि दी थी। 1917 में ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन किया गया। ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन 1917 में किया गया था। अजमेर ताड़गढ़ जो है वहां पर ब्यावर जेल में इनको डाला गया था और फिर यहाँ से जब भाग गए तो फिर इनको विजय सिंह पथिक के नाम से जाना जाने लगा था। तो तोड़गढ़ जेल से भागने के बाद में इनका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? विजय सिंह पथिक हो गया था। शुरुआत में ये भूप सिंह के नाम से जाना जाता था। एक गणेश शंकर विद्यार्थी हुआ करते थे उस समय, गणेश शंकर विद्यार्थी। इन्होंने कानपुर से एक अखबार निकाला था जिसका नाम था प्रताप समाचार पत्र और इस आंदोलन को इन्होंने इस समाचार पत्र के माध्यम से देश विदेश के अंदर लोकप्रिय बना दिया था। तो गणेश शंकर के विद्यार्थी के समाचार पत्र का नाम अगर अपन से पूछ लिया जाए तो वो है प्रताप समाचार पत्र। और ये कहाँ से निकलता था? तो ये कानपुर से निकला करता था। 1918 में गांधी जी ने मेवाड़ महाराणा को भी आंदोलन के संबंध में एक पत्र लिखकर आंदोलन को नैतिक समर्थन दिया था। अगर परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछ ले जाए कि निम्न में से किस व्यक्ति का संबंध विद्युलय किसान आंदोलन से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से नहीं रहा, तो गांधी जी का भी इस आंदोलन से संबंध रहा है, ऐसा अपन को ध्यान में रखना है। इन्होंने भी नैतिक समर्थन दिया था इस आंदोलन। 1918 में गांधी जी ने बंबई में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में विजय सिंह पथिक को बुलाया था और उनकी समस्या सुनी थी और अपने निजी सचिव जो महादेव देसाई थे उनको प्रकरण को देखने के लिए बिचौलिया भेजा था। ये अपन को ध्यान में रखना है। 1918 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में इनको बुलाया गया था विजय सिंह पथिक। वहां पर इनकी समस्या को जाना, फिर अपने जो सचिव थे उनके महात्मा गांधी के महादेव देसाई जो उनकी पर्सनल
सेक्रेटरी थे, उनको इन्होंने यहाँ पर भेजा था ताकि वो बिजोलिया की जो समस्या है उसको देख कर आ सके। महाराणा ने मेवाड़ के बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया। इसी जैसे जब वो महात्मा गांधी की जब यहाँ पर सचिव वगैरह पहुंचे, तो उसके बाद में जो यहाँ के शासक थे उन्होंने बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया और उसकी जांच करने का कार्य इसको सौंपा था। अगर बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग की सिफारिशों की बात करें अपन, तो इसने सिफारिश की थी कि सभी लाग बाग को खत्म करने और जेल में रखे गए किसानों को रिहा करने की इसने सिफारिश की थी। तो फिर महाराणा जो थे उन्होंने इन सिफारिशों को नकार दिया था, दोनों सिफारिशों को, क्योंकि वो लाग बाग भी खत्म नहीं कर सकते थे और किसान क्रांतिकारी जो किसान थे उनको भी रिहा नहीं करना चाहते। दिसंबर 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन, जिसमें मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, में पथिक ने इस आंदोलन को बाल गंगाधर तिलक के माध्यम से प्रसारित किया था। ये भी अपन को ध्यान रखना है, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था अमृतसर अधिवेशन दिसंबर 1919, और इसमें पथिक ने जो आंदोलन था बिजोलिया, इसको बाल गंगाधर तिलक के माध्यम से प्रसारित किया था। विजय सिंह पथिक ने 1920 में राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र निकाला था, जो वर्धा अजमेर से इन्होंने निकाला था, और 1922 में इन्होंने नवीन राजस्थान भी अजमेर से निकाला था। तो इनके दोनों समाचार पत्रों का अपन को ध्यान रखना है, एक तो राजस्थान केसरी 1920 वर्धा अजमेर, एक 1922 में नवीन राजस्थान ये अजमेर से निकाला गया। ब्रिटिश सरकार ने भी एजीजी रॉबर्ट ओलैंड की अध्यक्षता में यहाँ पर एक जांच आयोग बनाया था। तो इसमें जांच आयोग कितने हो गए, हामिद अंसारी आयोग, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग और रॉबर्ट होलैंड की अध्यक्षता में एक जांच आयोग ये अंग्रेजों ने बनाया था। तो एजीजी के प्रयासों से जागीरदार और किसानों के बीच में समझौता हुआ और ये जो लगान वगैरह थे बंद कर दिए गए और ये आंदोलन लास्ट में जाकर समाप्त की स्थिति में पहुंच गया। अब इसके तरह चरण पर अपन चलते हैं। अब असहयोग आंदोलन खत्म होते ही एजीजी और जागीरदार समझौते के प्रति उदासीन हो गए उस समय, और जागीरदार ने ये नए कर लगा दिए और लगान भी की मांग भी इन्होंने बढ़ा दी। तो वापस से आंदोलन शुरू हो गया। शुरुआत में तो इन्होंने असफल प्रयास किया दूसरे चरण के अंत में, लेकिन वो असफल रहा। विजय सिंह पथिक को 1923 में जेल में डाल दिया गया, 5 साल के लिए इनको जेल में डाला गया। तो आंदोलन का नेतृत्व जो है माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा उनके पास में आ गया। माणिक्यलाल वर्मा में जैसे विजय सिंह पथिक को जेल में डाला, तो इस चरण में माणिक्यलाल वर्मा, तीसरे चरण में माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी, जमनालाल बजाज, हरिभाव उपाध्याय ने मिलकर आंदोलन को गति प्रदान की। ये तीसरे चरण के मुख्य व्यक्ति थे, माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी, जमनालाल बजाज और हरिभाव उपाध्याय। 1941 में मेवाड़ के दीवान जो टी विजय राघवाचार्य थे, उन्होंने राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह उपाध्याय ने मिलकर आंदोलन को गति प्रदान की। इस प्रकार से आंदोलन, मतलब इस आंदोलन को खत्म करने का कार्य इन लोगों ने किया था। टी विजय राघवाचार्य और मोहन सिंह उपाध्याय ने मिलकर इस आंदोलन को समाप्ति की ओर इनको लेकर गए थे। अब देखते हैं अपन आगे बेगू किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन का समय जो है वो 1921 से 1925 माना जाता है। ये बेगू तत्कालीन समय में भीलवाड़ा के अंदर स्थित था, वर्तमान में बेगू चित्तौड़ जिले के अंदर आता है। 1921 में जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, 1921 में जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, तो मैनाल में भैरूकुंड से शुरू हुआ था। रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हुआ था और यहाँ पर 25 प्रकार की लाग बाग रखी गई थी उस समय। 1981 में भंडारी किसान सम्मेलन पर गोलियां चला दी गई थी। एक किसानों का सम्मेलन हो रहा था, उस पर भी भीलवाड़ा के अंदर उस पर गोलियां चला दी गई थी। तो 1922 में किसान सेवा संघ और ठाकुर अनूप सिंह के बीच में समझौता हुआ और किसान सेवा संघ की जो स्थापना है उस समय रामनारायण चौधरी ने की थी। ये अपन को ध्यान रखना है। 1922 में इनके बीच में समझौता हुआ। इस समझौते को मेवाड़ सरकार ने जो है बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी थी। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि बोल्शेविक समझौते का संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो वो माना जाता है बेगू किसान आंदोलन। ये 1922 में हुआ समझौता माना जाता है। तो मेवाड़ सरकार ने समझौता रद्द कर दिया और इस ठिकाने को मुनसरमात नियुक्ति कर्मचारी होते थे जो राज्य को कर दिया करते थे,
उसके अधीन कर दिया। मुंसर मात नामक एक नया अधिकारी इन्होंने यहाँ पर नियुक्त कर दिया। मेवाड़ सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया था। उस आयोग का नाम था ट्रेंच आयोग। ये अब परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि ट्रेंच आयोग का संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो वो माना जाता है बेगू किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन, इसमें 4 मामूली मांगों को लेकर छोड़कर सभी लागतों और बेगारों को उचित ठहराया गया जब इसकी जांच की गई तो ट्रेंच आयोग ने। अब ट्रेंच आयोग ने इसकी जांच में 4 मामूली मांगे छोड़कर सभी को इन्होंने क्या मान लिया, उचित मान लिया। तो 13 जुलाई 1923 को ट्रेंच आयोग के संबंध में विचार करने के लिए गोविंदपुरा गांव में एक सभा बुलाई गई थी 13 जुलाई 1923 को। इस सभा को ट्रेंच ने घेर लिया और गोलियां चलाई, जिसमें रूपाजी और कृपाजी धाकड़ शहीद हो गए। तो अपन को ध्यान रखना है कि रूपाजी और कृपाजी धाकड़ का संबंध किस किसान आंदोलन से माना जाता है, तो माना जाता है बेगू किसान आंदोलन से। इस घटना के बाद में पथिक ने नेतृत्व संभाला, परंतु उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद फिर माणिकलाल वर्मा ने नेतृत्व संभाला। 1925 में फिर किसानों और ठेकानों के बीच में समझौता हुआ, जिसमें 34 प्रकार की लागतें और बेगारों को समाप्त कर दिया गया 1925 के। अब आता है अपना बूंदी, जिसको बरड़ किसान आंदोलन भी कहा जाता है। अब क्या होता है कि डाबी एक जगह है बिजोलिया के अंदर, इस समय डाबी किसान पंचायत जो है, इसके संस्थापक थे साधु सीताराम दास। अगर इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो वो थे हरला भड़क, डाबी किसान पंचायत के। यहाँ पर 25 प्रकार की लाग बाग वसूल की जाती थी। इस आंदोलन का जो नेतृत्व है वो चौधरी रामनारायण के कहने पर पंडित नैनूराम शर्मा ने किया था। रामनारायण चौधरी के कहने पर, रामनारायण चौधरी जिन्होंने किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बिजोलिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन्हीं के कहने पर पंडित नैनूराम शर्मा ने इसका नेतृत्व किया था। तो 2 अप्रैल 1923 में डाबे में किसान सभा का आयोजन किया जा रहा था। इस किसान सभा पर इकराम हुसैन ने गोलीबारी कर दी। इकराम हुसैन उस समय पुलिस विभाग में अधिकारी थे, तो उन्होंने गोलीबारी कर दी। इसमें इस गोलीबारी में नानक जी भील और देवीलाल गुजर मारे गए थे। और ये दोनों उस समय जो गीत गा रहे थे वो गीत था झंडा गीत, यानी कि झंडा गीत गाते हुए समय इन पर गोली चला दी गई थी। तो नानक जी भील और देवीलाल गुजर इसमें मारे गए। परीक्षा में पूछा जाता है नानक जी भील और देवीलाल गुजर का संबंध किस किसान आंदोलन से, तो वो था बूंजी किसान आंदोलन। अगर अपन एक और गीत होता है अर्जी गीत, ये माणिकलाल वर्मा ने गाया था, ये भीलों में जन जागृति के लिए इन्होंने शुरू किया था। हमारा अगला किसान आंदोलन है वो है अलवर किसान आंदोलन। इसको एक उपमा दी गई थी जलियांवाला बाग की, और ये उपमा दी गई थी रियासत अखबार के माध्यम से। तो अपन इसको आगे देखते हैं। इसका उपनाम जो है अलवर किसान आंदोलन का, वो नीमू चढ़ा आंदोलन भी माना जाता है। इसका समय माना जाता है 1921 से 1925। अब इसका रीजन क्या था, तो इस समय एक इजारा पद्धति शुरू की गई थी। ये सबसे खराब भू राजस्व की पद्धति मानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर सर्वाधिक बोली लगाने वाला ही भूस्वामी होता था, जो लगा निर्धारण का कार्य करता, यानी कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा भूमि मतलब बोली लगाएगा उसी को भूस्वामी माना जाएगा। अब बोली लगाने में जो पैसा वेस्ट करेगा वो आदमी लगान भी ज्यादा निर्धारित करेगा। इस प्रकार से इसको सबसे खराब भू राजस्व पद्धति माना जाता है। अभी इस आंदोलन की शुरुआत का क्या कारण था, तो यहाँ पर जो जंगली सुअर होते थे उनको अंग्रेजों द्वारा पाला जाता था रोधों के अंदर, और ये जो सुअर होते थे किसानों की खड़ी फसलों को बर्बाद कर देते थे। इस वजह से किसान इससे परेशान थे। इस आंदोलन की जो शुरुआत है 1921 में मानी जाती है। सरकार से समझौता हुआ फिर बाद में, तो सरकार से समझौता हुआ तो सुअरों को मारने की इजाजत मिल गई। अब 14 मई 1925 के दिन नीमूचड़ा गांव में किसान सभा का आयोजन किया गया। तो अलवर के राजा द्वारा गठित आयोग द्वारा इस पर गोलीबारी की गई, जिसमें 800 किसान मारे गए थे। और इसी वजह से इसकी तुलना जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड से की जाती है, क्योंकि इसमें एक जगह पर जब शांतिपूर्ण मीटिंग हो रही थी 14 मई 1925 को, तो उन पर गोलीबारी की गई और उसमें 800 से ज्यादा किसान मारे गए। रामनारायण चौधरी जो है उन्होंने इसको नीमूचड़ा हत्याकांड की संज्ञा दी है, जबकि महात्मा गांधी ने इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स माना है। और दोहरी डायर शायरी यानी कि डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड की संज्ञा इन्होंने दी है। दोहरी डायर शायरी की गांधी जी ने इस आंदोलन को संज्ञा दी है। राजस्थान सेवा संघ ने इस जो घटना थी इसकी जांच की, और जांच करने के बाद में
31 मई 1925 को तरुण राजस्थान जो अखबार निकलता था अजमेर से, उसके अंक में इसको प्रकाशित करवाया था। फिर 1925 में सरकार ने पुरानी दर से लाग बाग लेने का फैसला किया और यह आंदोलन समाप्त हो गया 1925 में। और इसके बारे में एक फैक्ट और यह ध्यान रखना है अपन को कि माधव सिंह और गोविंद सिंह, इनका संबंध भी अलवर किसान आंदोलन से रहा है। माधव सिंह और गोविंद सिंह के संबंध में सीधे प्रश्न पूछा जा सकता है फैक्चुअल तौर पर कि माधव सिंह गोविंद सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से रहा है, तो वो है अलवर किसान आंदोलन। अब अगला है मेव किसान आंदोलन। मेव किसान आंदोलन जो है अलवर भरतपुर क्षेत्र के अंदर हुआ है। इसका नेतृत्व जो है वो गुड़गांव के चौधरी यासीन खान ने किया था। गुड़गांव जो हरियाणा के अंदर है, वहां के चौधरी यासीन खान ने इसका नेतृत्व किया था। 1932 में 1932 में मोहम्मद हादी ने अंजुमन खादिम उल इस्लाम संस्था का गठन कर इस आंदोलन को सक्रियता प्रदान की थी। ये प्रश्न पहले भी आरएस में पूछा जा चुका है, अंजुमन खादिम उल इस्लाम का संबंध किससे है? तो मोहम्मद हादी से 1932 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी और इस आंदोलन को इन्होंने इसके माध्यम से सक्रियता दी थी। हमारा अगला किसान आंदोलन है वो है भरतपुर किसान आंदोलन। अब भरतपुर में क्यों क्या रीजन रहा है कि यहाँ की 95% जो थी भरतपुर की 95% जो भूमि थी वो सीधे राज्य के नियंत्रण में होती थी। यहाँ पर 5 जातियों का बाहुल्य हुआ करता था उस समय, ब्राह्मण, गुजर, जाट, अहीर और मैव, और ये समान हैसियत रखते थे पांचों समुदाय। 1921 में यहाँ पर नया भूमि बंदोबस्त लागू किया गया और लगान को बढ़ाकर 1/3 कर दिया गया। तो किसान ज्यादा परेशान हुए क्योंकि लगान बढ़ गए, तो 1/3 होने का मतलब। तो सैनिक, यहाँ पर एक सैनिक थे भोज लंबरदार, उसके नेतृत्व में 23 नवंबर 1931 को 500 किसानों ने राज्य सचिवालय के सामने धरना प्रदर्शन किया था। भोज लंबरदार का संबंध पूछ लिया जाए तो भरतपुर किसान आंदोलन से। तो यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि 500 किसानों के साथ राज्य सचिवालय के सामने धरना प्रदर्शन किसने किया था? किस आंदोलन में हुआ था? तो भरतपुर आंदोलन था। फिर यहाँ पर भोज को गिरफ्तार कर लिया, भोज लंबरदार को, और उनको 9 माह की जेल हो गई। 5 वर्ष के लिए बढ़ी हुई लगान की दरों को इन्होंने स्थगित कर दिया था इस आंदोलन। तो हमारा भरतपुर आंदोलन भी लगभग समाप्त होता है। अगला आंदोलन है वो है मारवाड़ आंदोलन, मारवाड़ किसान आंदोलन। यहाँ पर 1918 में एक संस्था थी मरुधर मित्र हितकारिणी सभा, चांदमल सुराणा इसके संस्थापक थे। और 1923 में इसी संस्था का पुनर्गठन कर मारवाड़ हितकारिणी सभा बनाया गया और ये जयनारायण व्यास के अधीन इसको किया गया। जयनारायण व्यास ने इसका नाम बदलकर मारवाड़ हितकारिणी सभा किया था, मरुधर मित्र हितकारिणी सभा का 1923 के अंदर। इस मारवाड़ हितकारिणी सभा ने 2 लघु पुस्तकें लिखी थी, एक तो पोपाबाई का राज और एक मारवाड़ की अवस्था। इस आंदोलन के नेतृत्व की बात करें अपन तो चांदमल सुराणा और जयनारायण व्यास ने इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था। इस आंदोलन का रीजन अगर अपन देखें तो यह आंदोलन मादा पशुओं के निष्कासन के लिए किया गया था और तोल के विरुद्ध भी आंदोलन हुआ था। तो ये दोनों रीजन अपन को ध्यान में रखने हैं। मई 1938 के अंदर मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई थी, ये भी अपन को ध्यान रखना है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको अपन से सीधे सीधे पूछ सकता है। 13 मई 1947 को डाबड़ा एक जगह है, वहां पर किसान सभा बुलाई गई थी जो डीडवाना परगने के अंदर स्थित है, जोधपुर के अंदर उस समय वो आता था। डीडवाना वर्तमान नागौर में आता है, लेकिन तत्कालीन समय में जोधपुर रियासत में आता था। यहाँ पर किसान सभा और लोक परिषद ने किसानों की एक सभा बुलाई थी 13 मई 1947 को। अब इस सभा पर क्या हुआ? इस सभा पर गोलीबारी कर दी गई। अब गोलीबारी हुई तो इस घटना को डाबड़ा हत्याकांड की संज्ञा दी गई। अपन से प्रश्न पूछा जा सकता है कि डाबड़ा हत्याकांड कब हुआ था? तो वो था 13 मई 1947 को। तो जयनारायण व्यास द्वारा तरुण राजस्थान पत्रिका के माध्यम से किसानों की समस्या पर प्रकाश डाला गया था इस आंदोलन के संबंध में, तरुण राजस्थान। इससे हमारा यह आंदोलन समाप्त होता है। अगला है दूधवा खरा किसान आंदोलन। दूधवा खरा जो है चूरू के अंदर स्थित है। इसका जो रीजन देखा जाए तो ठाकुर सूरजमल सिंह द्वारा यहाँ पर अतिरिक्त कर वसूल किए जाते थे। इस आंदोलन का नेतृत्व करता अगर पूछा जाए तो मघाराम वैद्य थे, मघाराम वैद्य। चौधरी हनुमान सिंह ने भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उन्होंने 56 दिन तक भूख हड़ताल की थी। तो चौधरी हनुमान सिंह का भी अपन से जिक्र किया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि दूधवा किसान आंदोलन से संबंधित है। अब है जयपुर किसान आंदोलन। जयपुर किसान आंदोलन के मुख्य केंद्र की अपन बात करें तो शेखावाटी था, तोरावाटी, सांबर, खेतड़ी और सीकर,
इसके मुख्य मुख्य जो केंद्र थे वो हुआ करते थे। 1922 में आंदोलन हुआ था। इसके कारणों की अपन बात करें तो सीकर के राव राजा कल्याण सिंह ने भूमि कर 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया था। इस वजह से यह आंदोलन शुरू हुआ था सीकर के। अब रामनारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी, रामनारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी ने इस आंदोलन को समर्थन दिया था सीकर जाकर। और ये वो आंदोलन है जिसकी गूंज केंद्रीय असेंबली और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर भी हुई थी, सीकर किसान आंदोलन की। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। अगर परीक्षा में सीकर नहीं मिले तो जयपुर ध्यान रखना है अपन। अब लंदन से प्रकाशित एक अखबार निकलता था उस समय, डेली हेराल्ड। उसने भी शेखावाटी किसान आंदोलन के पर लेख प्रकाशित किए थे। शेखावाटी किसान आंदोलन ही है जिसकी गूंज केंद्रीय असेंबली और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर सुनाई देती है। इस प्रकार हमारे जो किसान आंदोलन है वो समाप्त होते हैं। अब इस जो चैप्टर लिया अपन ने किसान आंदोलन का, इसके अंदर मैंने प्रयास किया है कि आपको कम से कम समय के अंदर इस टॉपिक को बेहतर तरीके से तैयार करवाया जाए। इस क्लास को आप एक बार देखें और अपने फैक्ट्स को अच्छे तरीके से मजबूत कर लें ताकि आप परीक्षा के अंदर बेहतर तरीके से अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको दिखा पाए। क्योंकि परीक्षा के अंदर यही देखा जाता है कि आप लोग कितना मेहनत कर रहे हो, उस चीज को कोई नहीं देख रहा। आपने पेपर को किस तरीके से किया है ये मुख्य रूप से देखने लायक चीज मानी जाती है।